प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक भाई। वैलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, एक थोड़ी सी ना एक छोटी क्या एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, पर चूंकि हमारा दिल्ली मीडिया उस पर बातचीत कभी करना चाहता नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण घटना पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, घटना ये है कि मैं आपको एक ट्वीट भी शेयर करना चाहता हूँ। घटना ये है कि एक जयराम रमेश जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कलकत्ता में हुसैन सोहरावर्दी नाम का एवेन्यू था। ठीक है, वो सोहरावर्दी एवेन्यू था, उसको हसन सोहरावर्दी या हुसैन सोहरावर्दी, जो भी अभी वैलोक भाई क्लियर करेंगे कि क्या फैलाया जा रहा है, उसका नाम बदल के गोपाल मुखर्जी एवेन्यू कर दिया गया। ठीक है, गोपाल मुखर्जी, गोपाल पाठा जी बंगाल फाइल्स में जिक्र है, उसके सारा इतिहास अभी वैलोक भाई बताएंगे। समस्या ये नहीं है कि ये शुभेंदु अधिकारी जी ने ये किया है, समस्या यह है कि कांग्रेसियों का व्यवहार देखिए, विशुद्ध कांग्रेसियों का। इसमें लगातार सब पड़े, कांग्रेस और तृणमूल वाले। पवन खेड़ा, जिसको अभी अभी राज्यसभा की सीट मिली है, वो कह रहा है मूर्खों की जमात है भाजपाइयों की, हसन सोहरावर्दी हुसैन सोहरावर्दी में फर्क ही नहीं पता इन जाहिलों को। अच्छा, उसको जयराम रमेश कह रहा है कि हसन सोहरावर्दी, आफ्टर हुम द रोड वाज नेम्ड, वाज वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी had succeeded him, while Shyama Prasad father's Sir Ashutosh Mukherjee had preceded him by some years. But entire political science doesn't teach you such stuff. तो गनीमत है इन लोगों ने, जयराम रमेश जी ने जो है पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लिया और उनके पिताजी का भी नाम लिया कि दोनों के दोनों कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। सिर्फ इसलिए लिया ताकि ये सोहरावर्दी को भी बता सके कि वो भी चांसलर था और इस लेवल का चांसलर था। सर एक बात बताइए, पहले तो ये इसका इतिहास बताइए कि हसन या हुसैन जो भी हैं ये दोनों, ठीक है, क्या है। कल आपने शायद बताया भी है हमारे वीडियो में। मेरा मुख्य सवाल दर्शकों ये है, और आज की जो चर्चा का विषय है, कि ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ हिंदू हैं जिनको मुसलमानों के आगे लेट जाने में या मुस्लिम वोट बैंक के आगे लेट जाने में, लेटे रहने में और बाकी हिंदुओं को लेटाने में उनका करियर बन जाता है। वो राज्यसभा एमपी हो जाते हैं, मीडिया के बड़े एडिटर हो जाते हैं, पत्रकार हो जाते हैं, फिल्मों के बड़े सितारे हो जाते हैं। सेकुलरिज्म की मुसलमानों को बुरा न लग जाए। 47 से पहले बुचर, कसाई जिसको कहा जाता है सोहरावर्दी, और वो हसन हो या हुसैन हो, चाचा है मामा है, वो भी वैलोक भी हमको डिटेल बताएंगे। हम आज इस प्रवृत्ति पर बात करना चाहते हैं हिंदुओं की, कुछ हिंदुओं में से कुछ हिंदुओं की, जिन्होंने भारत बर्बाद करने के लिए मुसलमानों के आगे लेटना और बाकी हिंदुओं को लिटाना हमेशा से अपना ध्येय माना है। वैलोक भाई, सर ये क्या प्रवृत्ति है, क्या समस्या है सोहरावर्दी जी के बहाने से अगर बात कर लें तो? जी लग गया, सॉरी, सोहरावर्दी के बहाने से अगर हम बात करें तो। देखिए संदीप भाई, एक आजकल की बहुत चर्चित वेब सीरीज है मिर्जापुर। उसमें एक डायलॉग आता है, जब वो कालीन भैया जो भी बना हुआ है चरित्र, वो अपने प्रतिद्वंदी को अपने बेटे के बारे में कहता है कि वो डॉट डॉट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, 4 अक्षर से शुरू होकर य पर खत्म होने वाला वो ये है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो मेरा बेटा है। तो ये जो कल परसों से इकोसिस्टम सो कॉल्ड समझाने में लगा हुआ है कि इतिहास का बोध नहीं है और फलाना नहीं है, उसको सबसे पहले ये समझना होगा कि हसन हो या हुसैन हो, दोनों मुस्लिम लीगी थे, दोनों जिहादी थे, दोनों हरामखोर थे और दोनों ही लतियाए जाने योग्य थे। दोनों ही के नाम पर इस देश का कोई भी स्थान, कोई भी सड़क, कोई भी एवेन्यू कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो हसन सोहरावर्दी है, इसको ये ब्रिटिश सरकार ने इसको नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये कोलकाता विश्वविद्यालय का पहला मियां वाइस चांसलर था। और जो लोग हम लोगों को ये सब ज्ञान दे रहे हैं कि भाई इतिहास बोध और तमाम चीजें, उससे पहले मैं जरा बता दूं कि भाई इन दोनों का क्या था। हसन दरअसल हुसैन का चाचा और मामा दोनों ही था, और ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इन लोगों में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ सब लोग एक ही व्यक्ति सारे भूमिकाएं निभा सकता है। तो हिंदू जनता
परेशान होगी, थोड़ी आश्चर्यचकित हो सकती है कि यार चाचा भी मामा भी ऐसे कैसे, लेकिन ये चलता है। सर केवल बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इस प्रकार से सवाल आते थे कि अगर इसका यह बुआ है, इसका यह भतीजा है, यह है, तो उसका वो रिश्ता क्या होगा। तो मान लीजिए कि वो बाय डिफॉल्ट हिंदू माने जाते थे कि इसका यह ए का बी, ब का क, क्योंकि अगर इनके वाले रिश्ते इस तरीके से हम लोग देखने लगे कि जो चाचा है वही मामा है, जो मामा है वही चाचा है, जो बिटिया है वही पोती है, जो बिटिया है वही नातनी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ तो भाई यहाँ तो आदमी फेल हो जाता सवाल है आपके जी। गलत हो जाए। हाँ रीजनिंग वैसे भी मना है आसमानी हाँ किताब वालों के लिए। पहला फर्ज ये है कि आप अक्ल का इस्तेमाल जी नहीं कर जी सकते हैं दीन में। जी। अक्ल मैं का विषय को इस्तेमाल कहीं और ले गया, पर मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुन के कि चाचा ही है, मामा ही है, चाचा है। खैर ठीक है, नहीं एक ही नहीं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। दीन में अक्ल का इस्तेमाल कानूनन और वैधानिक तौर पर मना है, इसलिए उसमें अक्ल मत लगाइए। आप तो रीजनिंग का सवाल ला रहे हैं, गुनाह अजीम कर रहे हैं। खैर, खान सर से पढ़े हैं तो सर। ये हसन सोहरावर्दी जो है, ये भाई साहब थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी चांसलर। और मैं आप लोगों को ले चलता हूं 1932, कॉन्वोकेशन हो रहा था और एक अंग्रेज अधिकारी जैक्सन, वो चांसलर था, वो आया हुआ था वहां। एक और नाम जिसका कोई नहीं कर रहा है और नहीं लोग जान रहे हैं, बीना दास। जरा कीजिएगा, गूगल कीजिएगा दर्शकों, आजकल में आ गई हैं, क्योंकि मैं इसीलिए तकनीक पर मैं बड़ा चमत्कृत होता हूं और मैं बड़ा इससे मोहित रहता हूं, और अपने युवा पीढ़ी के लोगों से, कि जैसे ही ये जयराम रमेश जैसे धवलकेशी, टुटपुंजिए, नीच, शठ, पामर, पतित, दोगले, ये जैसे ही निकालते हैं ना ये हसन हुसैन इतिहास फलाना ढिमाका, वैसे ही हमारी युवा पीढ़ी जेसीबी और वो बड़ी बड़ी मशीनें, आप तो काम करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रा और पता नहीं क्या क्या लेके और पूरा खोद डालते हैं। तो बीना दास भी अभी आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। पोकलैंड सर, पोकलैंड। हाँ, पोकलैंड, क्योंकि वो अभी गूगल रैंकिंग में पहली चली आई हैं। तो जरा खोजिएगा रेवोल्यूशनरी बीना दास। वो ब्रह्म समाज के एक नेता थे, उनकी पुत्री थी और उनकी बड़ी बहन कल्याणी, वो भी रेवोल्यूशनरी थी। बीए इंग्लिश की उनको उपाधि लेनी थी बीना दास को, और वो अपने गाउन में लोडेड पिस्टल लेकर गई थी जैक्सन को मारने। जैक्सन का अपराध भी खोज लीजिएगा। अंग्रेज था तो अपराधी था ही, अंग्रेज अधिकारी था तो अपराधी था ही, और बंगाल में लूट ही रहा था। बिल्कुल था। और बीना दास जी ने लेकर, जब कॉन्वोकेशन के समय और जैक्सन बोलने लगा तो बीना दास ने उस पर गोली चलाई, और वहां पर वाइस चांसलर साहब बैठे हुए थे, यही हसन सोहरावर्दी। और आप जानते हैं इसके नाम में शहीद भी लगा हुआ है। शहादत का मतलब क्या होता है और शहीद क्यों लगाते हैं, इसको भी गूगल कीजिएगा। हर चीज बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हम लोगों को करनी चाहिए। ये जो बार बार कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई, तो ये कितने अनपढ़ हैं, कितने जाहिल हैं, और सबसे बड़ी बात कितने पतित और नीच हैं, ये पता चलेगा आप लोगों को। और बीना दास जी का हाथ पकड़ा एक हाथ से और एक हाथ से गर्दन पकड़ के, इसके बावजूद बीना दास ने 5 की 5 गोलियां चलाई, लेकिन अफसोस कोई निशाने पर नहीं लग सकी। और ये किसने चलाई थी? इसी हसन सोहरावर्दी ने। बीना दास को रोका किसने था? इसी हसन सोहरावर्दी ने। और इसी की सेवा से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि किसे दी थी? हसन सोहरावर्दी को। हसन सोहरावर्दी ने मरने से 1 साल पहले वह सर की उपाधि लौटाई थी, किसके कहने पर? जारज बौद्धिक जिन्ना के कहने पर, यानी मुस्लिम लीग के कहने पर। तो हसन सोहरावर्दी कौन था? मुस्लिम लीग का था। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो चौ है, महत्वपूर्ण ये है कि वो मेरा बेटा है। तो वो हसन हो या हुसैन हो, अगर वो जिंदा रहता
तो हुसैन सुहरावर्दी से भी बड़ा बूचर होता है, बड़ा कसाई होता है, इसमें किसी को कोई नहीं संदेह नहीं है? सर, घर के बच्चे पाले पोसे, उनके दिमाग में जो कसाईपना है वो तो इनके बापू ने ही दिया होगा ना। ये जो चाचा मामा था इसका, भाई एग्जैक्टली अगर exactly. उस बुचर के दिमाग में बुचर हो जाने की क्षमता अगर आई कि सबको बुद्धि लगा के कटवा दो हिंदुओं को। खैर, मैं आज हम लोग की विषय जो है यह है कि ये हिंदू कौन है, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा और ये पवन खेड़ा, और ये हिंदू कौन है जिनको बड़ी और बहुत सारे मतलब आप सोचिए कांग्रेस के हिंदू जो है अभी अभी ममता के जाल से निकले हैं। भाजपा ने इतनी मेहनत से आपको उस ममता के तंत्र से निकाला है और तुम मारे जा रहे थे, तुम्हारा पार्टी ऑफिस पे कब्जा था, सब कुछ था, और आज बंगाल में विरोध प्रदर्शन में कौन उतर रहा है? कांग्रेस। इनको लग रहा है फिर से मुसलमान वोट बैंक इनके साथ आ जाएगा। ये क्या आदत है सर मुसलमानों के आगे लेट इतिहास जाने की? इतिहास बोध। संदीप भाई, हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, सचमुच नहीं पढ़ते हैं। जरमवा ठीके कहता है, ठीक कह रहा है वो धवलकेशी नीच। हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। कांग्रेसियों का सबसे बड़ा बौद्धिक बाप कौन है? अय्याश नेहरू, राइट? हम्म है ना? हम्म उससे हम्म बड़ा बौद्धिक बाप तो कोई नहीं है ना किसी कांग्रेस हम्म का। हम्म उस नेहरू का पूरा इतिहास देखिए। मुसलमानों ने कब्जा किया, देश के टुकड़े किए, भाई उनके बाप दादा तो लाए नहीं थे, जमीन तो हमारी थी। तुर्कमेनिस्तान से और समरकंद से, बुखारा से, इराक से, ईरान से तो लाए नहीं थे ना इनके बाप दादा जमीन। जमीन तो हमारी थी ना, आर्यावर्त है। उस जमीन का 2/3 नेहरू और गांधी ने अपने बाप का माल समझकर इन लोगों को दे दिया। ठीक, उसके बाद 5 करोड़ को इस देश में रखा, और इतना ही नहीं, उसके बाद गनही महात्मा नोआखाली कब पहुंचते हैं? गोपाल पाठा से वह शस्त्र रखने को कब कहते हैं? जब हिंदुओं का प्रतिकार शुरू होता है। जब तक हिंदू काटे जा रहे होते हैं तब तक तो गनही महात्मा ज्ञान देते रहते हैं कि गर्दन कटवा लो। स्त्रियों को इतनी विभत्स बात उस महात्मा ने तथाकथित कही है कि अगर तुम्हारे साथ दुष्कर्म हो रहा है तो वो होने दो, और ये रिटर्न है, फैक्ट्स है, आप देख लीजिए। तब तक ज्ञान नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हिंदुओं का प्रतिकार शुरू हुआ, सर इनके वही तो पेट में बात है। दर्द। आज भी जैसे अगर मैं अब आज पर आ जाते हैं, क्योंकि ये बात हमारी समस्या ये है कि यह चरित्र आज भी गया नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को मरते हुए, बांग्लादेश में हिंदुओं को मरते हुए, अफगानिस्तान से सिखों को भगाते हुए हमने सब देख रखा है, आज भी देख रहे हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के आगे बिछ जाने में पूरे प्रदेश की ऐसी की तैसी कर दी, हिंदुओं पर गोली चलवाई, आजम खां को मंत्री बनाया, उसने दंगा कराया, एकदम रिसेंट है ये सब सारी बातें। उसके बाद भी कई हिंदू हैं जो चाह रहे हैं कि अरे ये मुसलमान लोग वापस सत्ता में आ जाए। और भारत में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैक्सिमम जो पार्टियां हैं जिनके जो अपनी जो जिनके नेताओं का अय्याश बच्चे जो है पार्टियां चला रहे हैं, वह सब इन मुसलमानों के आगे बिछ जाने को तैयार हैं। ये चरित्र क्या है सर? ये हमारे देश को किस तरफ लेकर जाएगा? हर प्रदेश आप बिहार में जंगल राज का प्रणेता कौन था? लालू। लालू के पीछे कौन खड़ा था? मुसलमान वोट बैंक। लेकिन उसी लालू के साथ में कई सारे हिंदू खड़े, मनोज झा जैसे प्रोफेसर और दुनिया भर के अजीबोगरीब लोग हिंदूवादी, कि हिंदू नाम, हिंदूवादी नहीं, नाम के हिंदू, और एंटी हिंदू बातें करने वाले। इनको जिस समाज में रहना उसी समाज की क्यों ऐसी तैसी करनी है? जिस डाल पे बैठे हैं, जिस बरगद पर बैठे हैं हिंदुत्व नाम की, उसी को काट रहे हैं। ये क्या चल? भाई इसके पीछे पूरा एक क्रोनोलॉजी है। शाहजीवा के शब्दों में आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहली क्रोनोलॉजी 1200 वर्षों का गुलामी का इतिहास। उसमें कई के डीएनए ऐसे हैं जिनके बाप दादाओं ने सलवार पहनी, बापों ने, और माओ ने सलवार उतारी। ये जितने नाम आप ले रहे हैं उनमें से कहीं ना कहीं देखिएगा कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा। ये पहला। दूसरा, इन लोगों के बौद्धिक बाप, मैं वहीं जा रहा था और हारमोनियम लेके जा रहा था, तब तक आजकल लगता है कि मुझे आप लोगों को पता चल गया तो आप लोग हारमोनियम मेरा रोक लेते हैं बीच में ही।
आजादी मिली, उसके बाद इतिहास लेखन का काम था, बड़ा प्रोजेक्ट था भाई। एक तथाकथित नया नवेला देश इन लोगों को मिला था। ये तो जानते नहीं थे कि राष्ट्र क्या होता है और हमारी संस्कृति क्या है और हमारे लिए राष्ट्र और देश क्या होता है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि 1947 में भारत मिला, मान लेता हूं, सीने पर 150 किलो का पत्थर रख के। उस देश का इतिहास लिखना था, कितना बड़ा काम था। एक ऐसी सभ्यता का इतिहास लिखना जो एकमात्र सभ्यता जो ईसाई मुसलमान आक्रमण से बची रह गई, और ये काम चल रहा था आरसी मजूमदार के नेतृत्व में, राय चौधरी के नेतृत्व में, यदुनाथ सरकार के नेतृत्व में। और तब नेहरू को खुजली हुई। क्यों खुजली हुई ये जानने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, क्योंकि वह दुर्घटनावश हिंदू था। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम इतिहास लेखन को वस्तुनिष्ठ तरीके से करेंगे, ऑब्जेक्टिवली। और ये बड़ी बहस चली है, 4 साल बहस चली है इतिहास लेखन के लिए। ICHR से हटाया गया है लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को। 1947 से लेकर 52 तक का पत्राचार देख लीजिए आप, उठा लीजिए। और अंततः क्या किया गया, ऑब्जेक्टिवली लिखेंगे। इस क्रम में क्या हुआ, तारानाथ को सारी चीजें दे दी गई। तारानाथ कौन है, वही जो जिसकी संतानें आप रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा, इरफान हबीब, और अब तक एक आजकल एक कोई औरत आई है मार्केट में जो खुद को इतिहासकारा कहती है, हालांकि उसका वक्ष वितरण ज्यादा दिखता है लोगों को, और वो शायद वो कुछ फैशन के भी ये नहीं वो उसको इतिहासकार बताने, उसकी चर्चा कराने में, उसका प्रचार करने में सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप का बहुत बड़ा हाथ है। हाथ पांव सब कुछ होगा, पर बहुत बड़ा हाथ। डॉक्टर मीनाक्षी जैन के बगल में बिठा के कहता है कि राइट विंग के इतिहासकार मीनाक्षी जैन जी हैं, लेफ्ट विंग ये और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन या वह ये बगल वाली, ये जो आपको मोहतरमा दिख रही हैं, नाम नहीं लेंगे उनका। बहुत ही को नहीं जाना चाहिए था ना भाई, आपकी तरफ के लोगों को भी दिक्कत है मीनाक्षी जैन लोग चाहिए, नहीं जाना सर, पता चाहिए भी नहीं रहता है ना, पता भी नहीं रहता है वो कैसे खेलते हैं सब दिल्ली वाले। इंडिया टुडे ग्रुप में बुलाया जा रहा है मीनाक्षी जैन जी को अपनी बात रखने के लिए, क्यों नहीं जाएंगी भाई, क्यों नहीं जाएंगी? मैं वहीं का उसी चलिए आप मैं इस बार मैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकल गया, आपकी बात पर वापस आते हैं जी। तो हालांकि मैं उसके योगदान में उसके वक्ष वितरण का ज्यादा योगदान मानूंगा, ये सब कंडोम द्विवेदी वगैरह थोड़े इधर उधर के लोग हैं। खैर, तो तारा चंद को दी गई और कहा गया, और उसमें एक और नाम है रजनी पाम दत्त, RP दत्त। ये कौन है साहब, ब्रिटिश कम्युनिस्ट हैं, करेले पर नेम चढ़ा है, और ये आपका इतिहास लिख रहा है। और उसी समय आपका शिक्षा मंत्री कौन है, एक ऐसा मुल्ला है जो अनपढ़ है, जो मदरसे तक नहीं गया है, मक्का से आया है, वो घर में पढ़ा लिखा है। और उसके बाद आप पीढ़ी दर पीढ़ी चले आइए। और उसके बाद नेहरू की बिटिया तानाशाह इंदिरा क्या करती है, एक पूरी इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और बाकायदा पहले समय से जो चला आ रहा होता है कम्युनिस्टों के साथ इनका हम बिस्तरी का प्रयोग, कि भाई हम लोग हम बिस्तरी करेंगे, तुम बौद्धिक सर्किट में अपना काम करो, तुम्हारे एकेडमिक्स में हम नहीं जाएंगे और हमारी राजनीति में तुम ना। और ये बाकायदा हुआ, और इतना जहर घोला गया, इतना जहर घोला गया कि पुरुषोत्तम नागेश को ही ठीठी करके भगा दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कि उनका ऐतिहासिक तौर पर प्रशिक्षण नहीं था, तुम्हारे इधर के कितने लोगों का रहा है। DD कौशाम्बी गणितज्ञ है, उसको इतिहासकार बना दिया। उसका बेटा वो भी गणितज्ञ है, रामचंद्र गुहा, वो इतिहासकार है। हमारे पूप जी, वो भाई साहब कभी खानसामा हैं, कभी IR के विशेषज्ञ हैं। और आजकल एक पांडे आया हुआ है, पुष्पेश पंत जी। अच्छा, अरे आजकल एक आइसक्रीम कश्मीर से आई थी साहब, आपको पता है, मुगल काल में पूप जी ने कहा है। बिरयानी, बिरयानी
अरे अवधि है, मुगलैया है, यहाँ भारत में थोड़ी कुछ होता था। टमाटर बाहर से है, आलू बाहर से है, हम तो अरब में कंदमूल वाले हैं अरब सर। में हम्म। अरब में चावल की खेती, धान उपजाने के जाते थे पूप जी। हम्म। भाई रेगिस्तान में पहली फसल हुई थी, धान ही हुआ था, और तो कुछ हो नहीं था। अब ये अलग बात है कि दीन के बंदे बेचारे 1880 ईस्वी तक छिपकली खा रहे थे, अब वो सब मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो तीन धाराएं चली, इसलिए आप जो आज बेचैन होकर ये सवाल कर रहे हैं, ये तीन धाराओं ने इतना नुकसान किया है जितना मुगलों ने और जितना अंग्रेजों ने नहीं किया। इन अब हिंदुओं ने उसकी जो किया। सफाई जब हो रही है, जो 14 से 2014 से, और थैंक्स 2014 थोड़ा पहले से, जो तकनीकी क्रांति से क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के डिमीन किया जाता है, कभी सोचिए इस पर दर्शकों। क्यों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्यों? क्योंकि नंगाई सामने आ जाती है, नंगा कर दिया जाता है। उस रोमिला थापर को भी नंगा कर दिया जाता है हमारे बच्चों द्वारा, जो कहती है कि युधिष्ठिर अशोक से प्रेरित थे, जिसको संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता है और वो एंशिएंट इंडिया की विदुषी है, जिसको आज भी अकादमिक माना जाता है। ये इस देश की शिक्षा पर अगर एक जोरदार तमाचा नहीं है तो क्या है? और हमारे यहाँ के लोग, राष्ट्रवादी लोग, अटल जी के समय से सफाई देने में ही व्यस्त हैं। हम शिक्षा का भगवाकरण नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो भाई मेरे, क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ ना। लेकिन अब ये सरकार कर रही है, और ये सरकार पहले टर्म में भले स्मृति ईरानी ने अपना संसद में वो कुख्यात भाषण दे दिया हो कि हमने तो कम्युनिस्टों को भी काम दिया है, लेकिन अब ये सरकार हिचक नहीं रही। आपको लगता है कि इतने दिनों की वो जो परनाले की पूरी मोटी पाइप से गंदगी उड़ेली गई है, उसको अब एक सिंगल पाइप जेटर इतनी जल्दी साफ कर देगा साहब? अगर आपको लगता है तो आप बहुत भोले हैं, या फिर सर बहुत एसिड डालना नादान। पड़ेगा उसमें, एसिड डालना पड़ेगा, इतना मैल है, इतना एसिड कचरा। डालना पड़ेगा, उस पर चौतरफा प्रहार करना पड़ेगा। और इसीलिए तकनीक को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे लोग, वरना पहले भी इसी रोमिला थापड़ के खिलाफ हम लोग बोलते रहते थे, कोई नहीं सुनने वाला होता था। लेकिन आज 5 लोग खड़े तो हैं। सर वो अभी चाहे कल कोई परसों भी की हो। बात है, पाकिस्तान जो है कह रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी है और पाकिस्तानियों की है। तो आदमी अब वही है जो नई तकनीक लेकर फिर लड़के बच्चे सब कूद पड़े कि ये भैया क्या, कहाँ थे, 1400 साल पहले ही तो आए हो। पर यहाँ भी नहीं थे, पाकिस्तान में भी नहीं थे, इस भूमि पर भी नहीं थे, और सिविलाइजेशन इस्लामिक हो गई। तो जाओ वहां पे नंदी जी और शिव जी हैं तो पूजा कर लो थोड़ा सा, अगर तुम्हारी सिविलाइजेशन है तो। मतलब जाकिर जाकिर नायक तो और भाई ये ये बोलता ही है ना कि सब कुछ वेद से, वेदों का सब कुछ वही आसमानी किताब से आया है वेदों में। अब लीजिए, आप कुछ बोलने वालों को आप क्या कर सकते हैं, सूली थोड़े चढ़ा देंगे। लेकिन ये जो कटाई छटाई चल रही है, हमारे बच्चे जो जी कर रहे हैं, तकनीक जो कर रही है, और हमारे पक्ष से अब जो, जैसे आपने मीनाक्षी जी का नाम लिया, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है। जैसे विक्रम संपत ने काम किया है सावरकर पर, और पढ़े लिखे ये, इवन फॉर दैट मैटर विक्रम जेसाई दीपक संपत की को भी मैं जो एक बार किताबें सुन हैं। रहा था, उन्होंने उन्होंने एक बार अपना दर्द बयान किया कि भाई ये लोग बताते हैं कि हिस्टोरियन कौन होगा, और वो बंदा फेलो है, वो बंदा पूरी की पूरी उसका प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग हिस्ट्री से हुई है, वो हिस्टोरियन नहीं है। और इनकी बालिका जिसने एक जेएनयू से एक घटिया डिग्री ले ली है, वो हिस्टोरियन है। क्यों? क्योंकि वो वक्ष विदरण दिखाते हुए वो बाकी काम करती है। सर आभास और वो मल्दयार ने, आभास मल्दयार नाम के बड़े यंग हिस्टोरियन अभी आए हैं, और वो पहले जॉब करते थे, उसके बाद उनकी रुचि आई और वो हार्डकोर कम्युनिस्ट भी कहते थे, उनके कई सारे वीडियोस भी हैं। फारसी सीखी है सर, तबीयत से फारसी सीखी है, और उसके बाद वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया, हार्डली टॉप के 5 लोगों में होंगे, जिन्होंने जयपुर में और दिल्ली में और हर जगह जाकर जो फारसी की पांडुलिपियां थी 500-600 साल पुरानी, जो ये इन्हीं मुगलों द्वारा लिखी गई थी, उनको पढ़कर उनको निकाल कर फिर बाबर पे इतनी मोटी किताब लिखी है, और उसको अब सबसे ऑथेंटिक काम बताया, उसको इग्नोर कर रहे हैं लोग।
नहीं आवास मिल जाएगा तो ठीक आदमी नहीं है, काहे पढ़ लिया इनकी फारसी। इनकी स्ट्रेटजी जो है सर, क्योंकि मैं इनके मक्का मदीना से आया हूँ, जेएनयू से, तो मैं इनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले इग्नोर करो, जब इग्नोरेंस के बाद भी, इग्नोर करने के बाद भी वो छा जाए तो उसका मौकरी करो, रिडिक्यूल करो। तथ्यों से नहीं, केवल और केवल घटिया बयानों से, घटिया बातों से। जैसे रवीश कुमार पाणे हैं, गोदी मीडिया लैपटॉप मीडिया, लेकिन अब इस बार बच्चों ने राहुल विंची के जन्मदिन पर दिखा दिया कि भाई ये एनडीटीवी ऐसे मनाता था, कितना अच्छा लगा। तकलीफ वही है, वो फिर से एक सिनेमा का डायलॉग याद आ रहा है। हमारे जेहन पर तो सिनेमा हम लोगों के जीवन में है ना भाई, हिंदी पट्टी के लोग हैं तो सिनेमा बहुत तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोलने दो, तकलीफ है, बोलने दो। तो यही इन लोगों की तकलीफ है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। रोहिता जी तो जो बोल देती थी वो वेद वाक्य था, आज साला कोई 25 साल का लौंडा उठता है, कहता है बुढ़ी ये क्या झूठ अनाप शनाप बोल रही हो। मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, ये सब जितने नाम थे ये सब वेद वाक्य माने जाते थे भाई, और आज कोई भी सरे बाजार इनकी पैंट उतार देता है, कहता है कि ये जो तुम कह रहे हो यार ऐसा तो ऐसा है। ये तकलीफ है, ये दर्द है, ये दुख है, ये पीड़ा मुझे है। ये आपने इस आदमी का नाम लिया मुखर्जी का, ये भी जेएनयू में हिस्ट्री का प्रोफेसर है। एक बार क्या ये लंदन टॉप पे ही आया था, हाँ मैं सुन रहा था, तो बड़ी देर तक बोला कि अम्बेडकर ने ये लिखा है, दलितों के लिए ये लिखा है, हिंदू सवर्ण कर रहा था, सब कुछ उसने खूब एंटी सवर्ण, एंटी हिंदू, एंटी सारी बातें की लगातार की 5-10 मिनट की। तब तक पूछा गया, किसी ने कहा कि भाई ये तो, लेकिन आजकल वो भी ना इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बार पता चला इसी तकनीक के माध्यम से कि अम्बेडकर ने तो भैया मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ और ज्यादा क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है, सीधा लिखा। और जितना क्लैरिटी अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में थी उतनी तो किसी को, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं थी लिखी। वो किताबें गायब थी, ये था वो था जो भी था। इससे कहा गया कि इस्लाम के बारे में भी लिखा है, तो क्या हर बात लिखेंगे तो मान लेंगे क्या? हर बात सही थोड़ी होगी। 5 मिनट पहले सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर कोट कर रहा था जब तक एजेंडा चल रहा था, और जैसे ही बोला गया कि भाई साहब इस्लाम पे भी इस आदमी ने कुछ लिख रखा है, उस पर आपकी क्या राय है, तो क्या सब कुछ सही थोड़ी लिखा होगा? तुरंत छिपकली की पूंछ बना के काट के बाहर कर दिया। ये दोगलापन है, सेम लाइन में, सेम ब्रेथ में, सेम सांस में। और ये एक नाम के हिंदू हैं, और अब ऐसी लिस्ट है इस नाम के हिंदुओं की जिन्होंने भारत भूमि की कब्र खोदने में, एक्चुअली कब्र खोदने में, चिता जलाना तो एक अलग कहानी है, इन लोग को चिताओं से बड़ी समस्या है, कब्र खोदने से समस्या नहीं है। मुस्लिमों के आगे लेट जाने की, या मुसलमान तंत्र के या मुसलमान वोट बैंक द्वारा समर्थित किसी भी नेता, वो भले कितना बड़ा पापी क्यों ना हो। अभी एक अपूर्वानंद है, उसका एक वीडियो वायरल चल रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है भाई साहब, अर्बन नक्सल प्रोमैक्स है वो। वह कह रहा है कि विकास, पूरा नाम बोलिए। क्या है सर पूरा नाम? अपूर्वानंद झा। अरे अच्छा, झा जी, बहुत सारे क्या कहें, एंड once again a Bihari, मैथिल ब्राह्मण, born in मुजफ्फरपुर, brought up in सिवान, 2004 तक पटना में घूमता था। इतिहास है। आप तो सर सिवान का है तो फिर साबुद्दीन, सर सिवान का है तो साबुद्दीन का अत्याचार तो जानता ही होगा, उसी दौर का तो होगा ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन अब इसने इतनी नीचता की है तो मैं बता देता हूं कि इसका बाप वहीं सिवान में पढ़ाता था, गणित या फिजिक्स वगैरह कुछ पढ़ाता था, और शहाबुद्दीन ने मार थप्पड़ के इसके बाप के लाल कर दिए थे, और तब भी ये नीच क्या बोलता है वो सुन लीजिए। इसलिए वो नीच ये जरूरत नहीं है। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बना के रखा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं निकालती है? मैं तो यही देखता हूँ मनोज। आप फिर वही बात, फिर से वही बात, फिर एक नई बात। पहले अपूर्वानंद ने बोला क्या है, दर्शकों से वो साझा कर दे। अपूर्वानंद ने बोला क्या है, दर्शकों से साझा कर दे।
अपूर्वानंद ने ये बोला है कि देश में विकास तो चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हिंदुओं के मन में इतना जो है हिंदुत्व राइज कर जाए। आज की डेट में हर हिंदू, हर घर का हर हिंदू एक पोटेंशियल रेपिस्ट है या एक पोटेंशियल मर्डरर है। किसका? मुसलमानों का। जिसने एक्चुअली हत्याएं की, जिसने एक्चुअली रेप किया, जो ब्रिटेन में 2.5 लाख बच्चों का रेप कर रहा है, उसके प्रति इसके कोई शब्द नहीं है। कितने हिंदू मारे, बांग्लादेश में मारे, बंगाल में मारे या केरल में मार रहे, मार मार के टांग दिया, उनके प्रति कोई शब्द नहीं है। और जहां पर जिन हिंदू परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों को मार पीट ठोक के ये सिखाते हैं कि बेटा पढ़ो, करियर बनाओ, मोहल्ले की लड़की न छेड़ो, कहीं छेड़ते हो पकड़ेगा तो बहुत कूटे जाओगे, ये संस्कार और ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहती है, उसको बोलता है कि हर बच्चा जो है पोटेंशियल रेपिस्ट है। और हर बच्चा, भाई पोटेंशियल होता तो अब तक कर चुका होता महाराज। भाई हिंदू अपने घर जाता है भी नहीं नहीं, एक सेकंड सर, यही हिंदू दुनिया के देशों में जाता है तो कोई कहता है कि जेलों में नहीं मिलते हिंदू, वहां पे काम कर रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जैसे मुसलमान किसी भी देश में पहुंच जाता है, रेप करके सबसे पहले जेल पहुंच जाता है और वहां का कानून उसको छोड़ देता है। वहां वो प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़ देना है, एक बेवजह की बात। वो अपने घर की बात बता रहा है, आप बिना मतलब उबल रहे हैं। और जहां आपने वो जो बात कही कि ये लोग कैसे हैं, नंदिनी सुंदर भी आज तक डीयू में है। आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी किताब है जिसको हत्यारे लेके राहुल, शी इज अ मर्डरर, शी हैज बीन अ मर्डरर आई गेस, आरोप है यस, हत्या का। और ये नहीं है क्या, अपूर्वानंद झा नहीं है क्या दिल्ली दंगों में आरोपित? ये भी है, उमर खालिद भी है, शकील इमाम भी है। आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी किताब चलती है जिसको आजकल राहुल विंची यहाँ जेब में लेके चलता है, उसको संविधान कहते हैं। आपके यहाँ एक बड़ी इमारत है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इसलिए वो एक अलग वीडियो का विषय हो जाएगा कि ये लोग कैसे बचे। आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक ये सुनिश्चित किया गया है कि इस देश में देशद्रोह नहीं हो, हिंदू द्रोह हो। आज 14 साल से 12 साल से चूंकि इन लोगों के ऊपर हमले होने भी शुरू हो गए हैं, इन लोगों की सच्चाई, तो अब आपको लग रहा है कि यार ये सब कैसे बचे हुए हैं। साहब, जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के अगर आप रेजोल्यूशंस देख लेंगे ना, तो कान से और आंख से खून निकल आएगा। ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन छात्र संघ के पारित किए हुए हैं वहां। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेकेएलएफ के आतंकियों को बुलाकर मंच दिया जाता था, और उस समय चूंकि विद्यार्थी परिषद के 5-10 लोग होते थे, लेकिन उन्होंने भी प्रतिकार किया है, मार खाई है, माथा फूटा है, सिर तोड़ा गया है। आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है सर, जी जी, बताने की जरूरत है। लगातार हम लोग बता रहे हैं विद्यार्थी परिषद, और ये हमारी सीरीज रहेगी। जब वो जाते थे खाना खाने तो सारे लोग उठ जाते थे। विद्यार्थी परिषद की तरफ से अगर आपने, हमारे पूर्वज बताते हैं, पूर्वज माने हमसे पहले वाले 80s के 70s के लोग, कि विद्यार्थी परिषद की तरफ से अगर किसी ने नॉमिनेशन कर दिया है तो मार कुटाई होती थी, थूक तक चटवाया जाता था। आप किस दौर से कहां पहुंचे हैं, और अब आपका लालच है कि तुरंत सब क्लियर कर दो, तुरंत मनोज झा को हटा दो। नहीं होगा साहब, नहीं हो सकता है। आपके देश की जड़ों में इतना मट्ठा डाला गया है कि उसको बहुत सावधानी से, और ये विश्वास मुझे तो है कि भाई सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी जो वहां है ठीक से काम कर रहे हैं। अभी बीच में लगा था ना कि 240 के बाद ये लोग एकदम चित्त पड़ गए हैं। अभी कितना मजा आ रहा है, महाराष्ट्र वालों से पूछिए, बंगालियों से पूछिए, मजा आ रहा है ना। ये मजा पूरे देश में आएगा, 27 में यूपी में फिर से आएगा, सब जगह आएगा। और अभी तो मानसून सत्र आने दीजिए, पॉपकॉर्न लेके बैठिए। मानसून सत्र में एक ये भी विधेयक आने वाला है कि पत्थरबाजों को पूरी तरह से इंतजाम दे दिया जाएगा कि आप पत्थर बरसाइए, आपका पूरा घर तत्काल प्रभाव से पत्थरों में, ताकि आपको पत्थरों की कोई कमी न रहे। ये कानून के तौर पर आ जाएगा। तब आप ये भी नहीं चिल्ला सकेंगे कि हाय मानवाधिकार और हाय हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम। हाँ, ये मानवाधिकार की बातें करने वाले भी अक्सर हिंदू होते हैं, लेकिन हिंदू जब मारा जाता है तब मानवाधिकार की बात नहीं आती।
खैर, आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, सही, अभी बहुत समय है, अभी बहुत सारी बात है, और अभी ऐसे बहुत सारे हिंदुओं की लिस्ट है जो हर विधा में, आज तो हमने राजनीति इतिहास में बात की, हर विधा में उन्होंने हिंदुओं की कब्र खोदने में बहुत ही योगदान किया है, मुसलमानों के साथ हाथ मिला के, साथी बना के उनको। और ये अभी लेटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी जनता मंत्र पे अभिजीत दिपके भी मुसलमान बिठा के साथ में बिरयानी चाप रहे हैं, जो भी, तो ये, और ये पूरी एक श्रृंखला है। मैटर क्या है कि यह पूरी जो भाव है, यह एक जो चीज है वो इंसेंटिवाइज की जाती है, इसमें आदमी करियर बना लेता है, इसमें को पैसा दिया जाता है, अनअकाउंटेड मनी आती है, सब कुछ होता है, उसके माध्यम से इन लोग का करियर बनाया जाता है। इसलिए ये हिंदू हमको हमेशा भारत की कब्र खोदते हुए देखते रहते हैं, और अभी कुछ दिन तक और देखेंगे, देखते हैं कि हम अपना इंसेंटिव कैसे बना सकते हैं कि भारतीय की बात करने वाला, भारत की बात कहने वाला, हिंदू की बात कहने वाला, वह आर्थिक रूप से इतना सशक्त हो जाए, एक पूरा सिस्टम हो जाए कि वो अपने जैसे 100 और बना सके। बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपने काफी देर तक हमें सुना। यदि आपको बात उचित लगी हो और एक विषय में लगा कि सोहरावर्दी का नाम चेंज कर दिया तो आज के हिंदुओं को बड़ी तकलीफ हो रही, समझ में नहीं आता। सबको पता है सोहरावर्दी खानदान ने पूरे हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया, इस्लामिक आक्रमण किया, भारत की भूमि छीनी, कोई बंटवारा नहीं था, वो इस्लामिक आक्रमण था। हमारा नेता कमजोर था, हमारा नेता हार, पहले ही वॉक ओवर दे दिया उनको कि हम तो लड़ेंगे नहीं जी, लड़ना ही नहीं है। उधर से वो युद्ध कर रहे थे और इधर से इस्लामिक आक्रमण प्रतिकार करने के बजाय नेहरू गांधी बैठ के उन्हीं को भूमि सौंप के चले आए। ये था बात। और आज भी उन लोगों की चाटने के लिए तैयार बैठे। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर कभी कभी विशेषण बड़े आवश्यक होते हैं। खैर, तो इसी के साथ वेलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। हम आगे भी आपसे इन विषयों पर चर्चा चाहेंगे, और चाहेंगे हम एक सीरीज करें, पूरे हिंदुओं की लिस्ट बने जो हिंदू के पीछे पड़े हुए। हम ऐसे छोड़ नहीं सकते इन लोगों को, सबसे बड़ी समस्या ये ढाल है, ये इस्लामिक आक्रमण की, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। इन पर चर्चा, और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। चर्चा तो पहले आवश्यक है। तो दर्शकों, आपको यह विषय कैसा लगा, आप कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, आपकी क्या राय है जरूर बताएं। कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वैलोक वाणी और प्रारब्ध। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको भी ऐसे कौन से हिंदू पता है जिन लोगों ने यह व्यवहार किया है, और कौन से वर्ग हैं जिसमें इस प्रकार के हिंदू पाए जाते हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।